हेलो गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास की बुक जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसका चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो थर्ड चैप्टर के बारे में हमारी सेकंड पार्ट की वीडियो होगी। इसके ऊपर ऑलरेडी पार्ट 1 की मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग जो टॉपिक्स बच गए थे इस चैप्टर के उसको कवर अप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला टॉपिक है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या होता है, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, आपको ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट की वीडियो में आपको बताया था। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। 5 ईयर प्लान्स एक्चुअली 5 साल का एक प्लान होता है। जो भी सरकार आती है वो प्लान लेके आती है। किसका प्लान होता है कि देश को किस तरीके से डेवलपमेंट की जाए, देश को किस तरीके से विकास करवाया जाए दोस्तों। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में यहाँ पे है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, 1951 से लेके 56 तक ये प्लान था। और इस प्लान के अंदर क्या था दोस्तों, आज़ादी के बाद हमारी सबसे जो पहली जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की, खेती बाड़ी की या ज़मीनी सुधार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इट वाज मेनली फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो पहला पॉइंट क्या बना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड पॉइंट क्या बनता है दोस्तों, सेकंड पॉइंट आपसे बोलता है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज एंड द लैंड रिफॉर्म, कि कैसे देश के अंदर लैंड रिफॉर्म्स को लाया जाए, लैंड रिफॉर्म्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ज़मीनी सुधार किए जाएं जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को बढ़ावा मिल सके, जो खेती बाड़ी में जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ऊपर उठ सके दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या बनता है आपका, थर्ड पॉइंट आपसे बोलता है ह्यूज एलोकेशंस वर मेड ऑन द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नंगल डैम्स टू इम्प्रूव द इरीगेशन फैसिलिटीज़। मतलब क्या है दोस्तों इसका, कि सरकार ने बहुत सारा पैसा खर्च किया किस बात के ऊपर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लगाने में, जैसे कि भाखरा नंगल डैम। क्या था इस प्रोजेक्ट को लगाने में, इसका मकसद था सरकार का कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब होता है सिंचाई की प्रॉब्लम। सिंचाई का मतलब दोस्तों यहाँ पे है कि खेती बाड़ी के अंदर जो भी पानी का यूज़ होता है उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए दोस्तों। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट आपसे बोलता है दोस्तों द मोटिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान was to remove the poverty of the country and to raise the national income। मतलब क्या दोस्तों, पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मकसद था हमारा कि किस तरीके से देश को जो है गरीबी से बाहर लाया जा सके और देश की जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सके। तो गाइज अब जो हमारा टॉपिक है सेकंड 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका था, जिसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। तो अब बारी थी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो अप करने में। अब बारी थी कि किस तरीके से भारत की इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए। तो सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक आया, 1956 से लेके 61 तक। और सेकंड 5 ईयर प्लान वाज मेनली फोकस्ड ऑन द हैवी इंडस्ट्रीज। मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहाँ पे था, इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और सेकंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, गवर्नमेंट पुट द सब्सटेंशियल टैरिफ्स ऑन द इंपोर्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। सरकार ने क्या किया दोस्तों, अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज को, अपनी इकोनॉमी को, घरेलू इकोनॉमीज को या छोटी छोटी कंपनीज को बचाने के लिए सरकार ने इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। मतलब बाहर से जो कंपनीज आती थी या इंपोर्ट जो भी सामान आता था उसके ऊपर टैरिफ्स एंड टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, ताकि जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज है, जो घरेलू इंडस्ट्रीज है, उनको बढ़ावा मिल सके और इनको बचाया जा सके दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, थर्ड पॉइंट बोलता है कि सरकार ने बहुत सारा पैसा, ह्यूज एलोकेशंस वर मेड ऑन द टू बाय द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। मतलब दोस्तों ये क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था जिसके अंदर सरकार ने क्या किया, काफ़ी सारे पैसे खर्च किए। और कहाँ पैसे खर्च किए दोस्तों, वो पैसे खर्च किए कि किस तरीके से बाहर विदेशों से, खास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज से टेक्नोलॉजीज को, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज को इंडिया के अंदर लाया जाए दोस्तों। तो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट आपसे क्या कहता है कि गवर्नमेंट सेटअप द हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशंस एंड स्टील एटसेट्रा। अब सरकार ने जो ध्यान था वो इंडस्ट्रीज पे था। और सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर दोस्तों क्या किया, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर सरकार ने देश के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में मदद की। मतलब जैसे कि स्टील की इंडस्ट्रीज हो गई या कम्युनिकेशन की इंडस्ट्रीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्रीज हो गई, इनको ग्रो अप करने में सरकार ने हेल्प की दोस्तों। ये था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। और एग्जाम में क्या हो सकता है दोस्तों, एग्जाम में इन दोनों 5 ईयर प्लान्स के बीच में आपको कई बार फर्क करने के लिए भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको 4 मार्क्स में डिफरेंस पूछ सकते हैं
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंटली 1 मार्क्स में आपका ये भी पूछा जा सकता है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किसकी लीडरशिप में आए। एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था पीसी महालनोबिस दोस्तों। तो पीसी महालनोबिस याद रखना है आपको, 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि इन्हीं की लीडरशिप में सेकंड 5 ईयर प्लान को लाया गया। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स में। इसके ऊपर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलता है। दोस्तों हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन को, मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। और क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट आर इट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, जिसमें आपको ग्रीन रेवोल्यूशन को समझाना है पूरा, और 2 उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बताने हैं और 2 उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बताने हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन को। सबसे पहले आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ दोस्तों। बैकग्राउंड क्या था कि 1960s का वो टाइम था जब भारत को बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। मतलब दोस्तों 1960s का वो टाइम था जब भारत के अंदर सूखा पड़ा हुआ था और मॉनसून फेलियर भी था दोस्तों। तो उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए भारत ने क्या किया, भारत ने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया दोस्तों। तो ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या एक्चुअली, देखिए जरा। ग्रीन रेवोल्यूशन में सिंपल सा था कि ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन स्लोली एंड ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द न्यू मॉडर्न टेक्निक्स। क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, जो पुराने हमारे तौर तरीके थे खेती बाड़ी करने की, उन सबको धीरे धीरे पूरी तरीके से न्यू मॉडर्न टेक्निक्स में बदल दिया गया था दोस्तों। तो यही लिखा है, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द न्यू मॉडर्न टेक्निक्स। और जैसे कि यूजिंग ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एटसेट्रा। अब क्या था दोस्तों, पहले इन सभी चीज़ों का यूज़ नहीं होता था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर इन चीज़ों को, साइंटिफिक यूजेस को बढ़ा दिया गया। जैसे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को डाल देना, यूज़ करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यूज़ करना। और इसको ही बोलते हैं, इट इज सिंपली कॉल्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब सिंपल सा है, सारे पुराने तौर तरीकों को बदल के नए तौर तरीकों को इंट्रोड्यूस करना, किसके अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो ये था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें दोस्तों, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो 2 बड़े सिंपल से पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सबसे पहला तो यही इम्पैक्ट है कि भारत सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर बन चुका था। भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता किस तरीके पे, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। दूसरा क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज का भी इंट्रोडक्शन या शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों। बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स की। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहला ये था कि व्हीट और राइस का प्रोडक्शन तो भारत के अंदर बहुत जल्दी से बढ़ गया ग्रीन रेवोल्यूशन से, लेकिन सिर्फ सारा ध्यान व्हीट और राइस के ऊपर ही गया। इसका मतलब जो बाकी हमारी क्रॉप्स थी, जो बाकी फसलें थी, वो क्या हुई, दे वर लेग्ड बिहाइंड, वो काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट गई दोस्तों। तो ये पहला नेगेटिव इम्पैक्ट था। और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या करता है, द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कुड नॉट कवर द एंटायर कंट्री। द स्टेट्स लाइक बिहार हैज बीन रीच्ड फार अवे फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो पूरे देश को कवर अप नहीं कर पाया। बिहार जैसे राज्य दोस्तों, जो बिहार जैसे राज्य थे जिनके अंदर हालत बहुत ख़राब थी, वो उनके अंदर जो हालत थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद भी वैसे की वैसे रही दोस्तों। क्या मतलब है इसका मतलब है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा पूरे देश को नहीं मिल पाया दोस्तों। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब सिंपल सा था कि आपको एक क्वेश्चन है जो वो 6 मार्क्स में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आपको डेफिनेशन बतानी है, 2 उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और 2 उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बता सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक का नाम है व्हाइट रिवॉल्यूशन, हिंदी में इसको श्वेत क्रांति बोलते हैं। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन भी आपसे 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बात करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन की, तो सबसे पहले आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन में एक नाम याद रखना है, वर्गीज कुरियन, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। और वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है बिल्कुल, बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है कि वर्गी हु इज द नोन एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो आपका जवाब होगा वर्गीज कुरियन दोस्तों। और बात करें क्या था व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर, व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत दोस्तों गुजरात के अंदर की गई। गुजरात के अंदर एक कस्बा है, एक जिला है, या फिर आप एक छोटा सा गांव, एक कस्बा समझ सकते हैं इसको, जिसका नाम है आनंद। तो आनंद के ऊपर, आनंद जो नाम है इसका, उसके ऊपर ये शुरुआत की गई गुजरात के अंदर। और एक डेयरी कोऑपरेटिव शुरुआत की गई,
एक डेयरी कोऑपरेटिव का मतलब दोस्तों क्या है? एक डेयरी कोऑपरेटिव मतलब एक मिल्क प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा करके एक डेयरी कोऑपरेटिव शुरुआत की गई, जिसके अंदर करीब 2.5 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स इकट्ठे हुए। 2.5 मिलियन का मतलब क्या है दोस्तों? करीब 25 लाख मिल्क प्रोड्यूसर्स ने मिलकर एक साथ डेयरी कोऑपरेटिव शुरुआत की गुजरात के आनंद टाउन के अंदर। तो इसका नाम था अमूल। तो अमूल दोस्तों क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। और साफ तौर पर आप समझ सकते हो कि आनंद एक डेयरी कोऑपरेटिव थी, या फिर आनंद एक उस टाउन का नाम था जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसलिए इसका नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड दोस्तों। और ये अमूल का जो पैटर्न था, ये जो डेयरी कोऑपरेटिव का जो पैटर्न था दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्रूव हुआ। एक तो पॉवर्टी एलिवेशन का और डेवलपमेंट का, कि किस तरीके से मिल्क प्रोड्यूसर्स भी सिर्फ मिल्क प्रोड्यूसिंग से भी पूरे के पूरे राज्य को बदला जा सकता है, पूरे राज्य का डेवलपमेंट किया जा सकता है दोस्तों। तो इसी को देखते हुए पूरे देश के अंदर ऑपरेशन फ्लड चलाया गया 1970 के अंदर, जिसके अंदर क्या था? इस एग्जाम्पल को देखते हुए दुनिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया और ऑपरेशन फ्लड को स्टार्ट किया गया दोस्तों। तो ये था हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन, क्योंकि 4 मार्क्स में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 3, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।